हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजेश स्टडी में। आइए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का एनसीईआरटी सार संग्रह लेकर के आया हूं। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से 4 से 5 प्रश्न आपको पूछा ही जाता है। और दोस्तों, यही टॉपिक है जो आसान है लेकिन आपसे प्रश्न छूट जाता है। आइए दोस्तों, आज देखेंगे कि कौन सा प्रश्न है जो पूछा जाता है। आपको भी यकीन हो जाएगा कि बिल्कुल पूछा जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पर्यावरण है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और ये 1972 से मनाया जाता है। दोस्तों, यदि आप लूसेंट में पढ़ेंगे तो वहाँ 1973 है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा 1972 है। आपको ऑप्शन में हो सकता है दोनों ना मिले और दोनों मिलेगा भी नहीं, तो यदि दोनों में से कोई मिले तो आप वहाँ कोई एक मार दीजिएगा, आपका जवाब सही होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं आज पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी जो है ये जीव और जो वातावरण है, ये आप देख रहे हैं वायुमंडल में जो भी वातावरण है, ये पारिस्थितिकी जीव और वातावरण के मध्य पारस्परिक दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। तो इन्हीं दोनों के संबंधों का जो अध्ययन है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन कौन है। तो दोस्तों, पर्यावरण के अंतर्गत देखेंगे कि 3 प्रमुख घटक कौन है। तो एक है जैविक संघटक, जैविक घटक, एक है अजैविक घटक या भौतिक घटक। दोनों में से कोई, दोनों एक ही बात है कि अजैविक या भौतिक घटक। और तीसरा है ऊर्जा संघटक। तो जैविक जो जीव है और अजैविक जो अजीव है, और ऊर्जा संघटक तो आप लोग जानते हैं कि जो ऊर्जा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्नीनेस। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया, तो ये किया था अर्नीनेस ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, घास स्थल तथा वन स्थल, मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। दोस्तों, यदि घास स्थल की बात करें, वन तथा मरुस्थल, तो ये आप लोग जानते होंगे कि स्थल पर पाया जाता है। स्थल जिस पर मनुष्य निवास कर रहा है, तो ये स्थल है। जहाँ जल फैला हुआ वो जल मंडल हो जाएगा। तो ये स्थल मंडल जो है, तो स्थल मंडल पर पाया जाता है। स्थल घास, घास स्थल, वन, वन मरुस्थल, ये सब पाया जाता है। तो ये का प्रश्न है कि घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो ये है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। दोस्तों, ध्यान देंगे और ध्यान से आप सुनेंगे तो पर्यावरण आपको समझ में आएगा। पर्यावरण है ध्यान से समझने का चीज़। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। तो ये क्या है, तो पारिस्थितिकी कर्मता। पारिस्थितिकी कर्मता यहाँ कह रहा है कि सिर्फ जीव द्वारा नहीं बल्कि जीवों के समुदाय, जहाँ बहुत सारा जीव रहता है, समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन है। तो ये पारिस्थितिकी कर्मता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 10% का जो नियम है किस वैज्ञानिक ने दिया था। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो ये दोस्तों दिया था रेमंड लिंडमैन। रेमंड लिंडमैन, याद रख लीजिएगा दोस्तों, रेमंड लिंडमैन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 10% का नियम किससे संबंधित है। यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, 10% का नियम रेमंड लिंडमैन के द्वारा दिया गया। ये संबंधित किससे है, तो दोस्तों ये ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुँचने से संबंधित है। ये 10% का नियम कई बार पूछा गया है कि किससे संबंधित है, ऊर्जा से। वहाँ देगा सिर्फ आपको ऊर्जा, तो ऊर्जा के खाद के रूप में हो सकता है। अब आगे आपको पूरा ये डिटेल्स में लिख दे कि ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुँचने के लिए कौन सा नियम है, तो 10% का नियम है। रेमंड लिंडमैन ने इनको दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? दोस्तों, धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम ब्रटलैंड कमीशन ने प्रस्तुत किया था। ब्रटलैंड कमीशन 1987 में धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ब्रटलैंड कमीशन ने 1987 में। चलिए नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? अस्थायी, ये अस्थायी है तो ये महासागर है। सर्वाधिक अस्थायी है महासागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? परितंत्र में जो खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? तो दोस्तों ये कवक और जीवाणु कहलाते हैं। अपघटक की दोस्तों यदि बात करें तो ये करता है क्या कि जैसे कोई मान लीजिए कि कोई जीव जंतु मर गया, कोई पदार्थ आप फेंक दिए कहीं पर, उसको धीरे धीरे देखिएगा आप कि जीवाणु सब मिल करके खा करके मिट्टी में मिला देता है। तो वहीं परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जीव अपघटक का कार्य करता है। अपघटक का मतलब वही हुआ कि उसको खा पी करके मिला दिया, तो कवक और जीवाणु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? दोस्तों जीव भार का जब भी पिरामिड होता है स्थल पर तो ये हमेशा सीधा होता है। ऐसे पिरामिड दोस्तों बनाया जाता है और यहाँ पर धीरे 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 इसका भार नीचे आके बढ़ता जाता है, इसीलिए सीधा रहता है। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? दोस्तों यदि आप जल में जाएंगे तो जल में उल्टा होता है। जल में जीव भार का पिरामिड क्या होता है? उल्टा होता है। वो कैसे हो जाता है? जब जल में ऐसे हो जाता है, धीरे धीरे उसका क्षमता नीचे जाते जाते घटता जाता है। तो जल में क्या होता है? घटता जाता है। ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कि जल ऐसे ऐसे फैला रहता है और नीचे में जा करके थोड़ा घट जाता है और ऊपर में जो उसका तट रहता है उस वजह से वो बड़ा रहता है। तो जीव भार का पिरामिड किस परिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? तो जलीय में। या ऐसे पूछ लेगा आपको कि जलीय परितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है तो उल्टा, स्थलीय में सीधा। तो याद ऐसे रखेंगे कि स्थल में सीधा, स्थल में सीधा और जल में उल्टा। तो जल में वैसे प्रतिबिंब देखते होंगे तो आपको उल्टा नजर आता होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? दोस्तों ये पारिस्थितिकी तंत्र जो है आप जानते हैं कि जीव और वातावरण के बीच का जो अध्ययन है, इसमें तत्वों का जो चक्रण होता है इसे क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक क्रिया। तत्वों का जो चक्रण होता है, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारा कोई भी जीव जंतु यदि मर जाता है तो सड़ गल के वो रासायनिक क्रिया के माध्यम से वो जमीन में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, समुद्री वातावरण में कौन सा जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? समुद्री वातावरण में कौन सा जीव है जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं मुख्य रूप से? तो फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स ये मछलियों का मुख्य रूप से आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। तो समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों, परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भी प्रश्न है। तो परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को हृदय कहते हैं, ऊर्जा प्रवाह व खनिज तंत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी, ध्यान देंगे, किसी क्षेत्र मान लीजिए आप जहाँ है उसके सभी जीवधारी वह वातावरण, वहाँ जो वातावरण है में उपस्थित अजैव घटक जो जीव नहीं है संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो जैव घटक, अजैव घटक और ये सब भौतिक घटक, ऊर्जा संघटक, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? ऊपर में तो पहला प्रश्न यही दूसरा प्रश्न था कि ये सब मिलकर के एक परितंत्र का निर्माण करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परितंत्र। चलिए नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा जो है, ये जो पारिस्थितिकी है, ये वातावरण है, इसमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का तो सबसे प्रमुख स्रोत सूर्य विकिरण है, जो सूर्य से विकिरण पृथ्वी पर आ रहा है, वही तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ना, है।
मुख्य रूप से तो वही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौरिक विकिरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, भारत में रामसर आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, भारत कई बार पूछा गया है। ये आप जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में 37 है, ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसलिए बढ़ता है कि किसी, जैसे आप देखते होंगे कि किसी भी विरासत स्थल को विरासत सूची में शामिल किया जाता है तो बढ़ जाता है, तो उसी प्रकार इसमें शामिल किया जाता है धीरे धीरे। तो शामिल जब किया जाता है तो भारत में रामसर आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है? ये आपका 37 है। और दोस्तों रामसर सम्मेलन जो है 1971 में हुआ था, और ये ईरान में हुआ था, और ईरान में एक स्थान है उसी का नाम है रामसर। और कहीं कहीं नम भूमि भी मिलेगा, नम भूमि, आर्द्र भूमि, नम भूमि, जहाँ नमी हो। तो कुल मिला के भारत में टोटल 37 है। और दोस्तों आगे देखेंगे कि ये 37 है कौन कौन, जहाँ से आपको बार बार परेशान किया जाता है प्रश्न पूछ करके। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एजी टर्नस्ले, एजी टर्नस्ले। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए दोस्तों आ गया है, भारत में रामसर आर्द्र भूमियाँ टोटल कितना है? 37। कब हुआ था सम्मेलन? 1971। और ईरान का एक शहर है रामसर। चलिए अब देखेंगे आर्द्र भूमियाँ एवं राज, यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों। देखिए वूलर झील तो आप लोग जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में है, मगर है क्या? तो ये आर्द्र भूमि है। वूलर, होकेरा आर्द्र भूमि, होकेरा देखिए दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण है, होकेरा आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर में है। सुरिनसर, मानेसर, ये सब कहाँ है? सुरिनसर और मानेसर सुन के आप हरियाणा नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि मानेसर हरियाणा में प्रसिद्ध है। तो ये सुरिनसर मानेसर आर्द्र भूमि है जो जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ से आपको कई प्रश्न बनता है। बुलर झील क्या है? तो आर्द्र भूमि है। होकेरा आर्द्र भूमि, इसमें तो नाम में ही है, तो होकेरा आर्द्र भूमि किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। सुरिनसर मानेसर किस राज्य में? एक आर्द्र भूमि है, तो जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, चंद्रताल आर्द्र भूमि कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। पोंग डैम, दोस्तों ये पोंग डैम झील एक पोंग डैम बांध है जो आपको ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ हिमाचल प्रदेश में है। तो पोंग डैम झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका जो है ये सबसे छोटी आर्द्र भूमि है, इसे ध्यान देंगे दोस्तों। सबसे छोटी आर्द्र भूमि रेणुका आर्द्र भूमि है जो हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ से तीन आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में, चंद्रताल, पोंग डैम झील, रेणुका, ये सभी आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में है। और रेणुका जो है सबसे छोटी आर्द्र भूमि है, रेणुका सबसे छोटी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सोमोरिरी झील किस राज्य में है? ध्यान देंगे दोस्तों, सोमोरिरी झील किस राज्य में है? और ये आर्द्र भूमि है, तो सोमोरिरी झील लद्दाख में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हरिके बैराज कृत्रिम आर्द्र भूमि है। कृत्रिम आर्द्र भूमि से तात्पर्य यह है दोस्तों जो मनुष्य द्वारा बनाया गया, और प्रकृति द्वारा जो होता है वो जो प्रकृति के द्वारा दिया होता है उसे प्रकृति कहते हैं। और ये कृत्रिम आर्द्र भूमि है हरिके बैराज। तो ये हरिके बैराज कहाँ है? पंजाब में है। कांजली झील दोस्तों ध्यान देंगे, कांजली झील किस राज्य में है? ये आर्द्र भूमि है पंजाब में। रोपर झील पंजाब में है। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ है? पंजाब में है। केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व, दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है जो भी है इसमें। कांजली झील कहाँ है? पंजाब। रोपर झील कहाँ है? पंजाब। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब। केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व ये सब आर्द्र भूमि है, कहाँ है? केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व पंजाब। नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब। और दोस्तों पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, और ये 5 नदियाँ कौन सा है मैं आपको बता दूं। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप याद रखिए, सबिया को झेल फंसा रांची में, सबिया को झेल फंसा रांची में। आप यहाँ समझिए, सबिया मतलब हो गया स से सतलज, ब से ब्यास, को साइलेंट रहेगा, को झेल फंसा, तो झेल से झेलम, और ये
को और फंसा ये साइलेंट रहेगा। तो सबिया को झेल फंसा कहाँ? रांची में। तो स से सतलज, ब से ब्यास, झेल से झेलम और रा से रावी, ची से चिनाब। तो 1 2 3 4। तो ये जो है आपको ठीक हो गया कि सबिया को झेल फंसा रांची में, स से सतलज, ब से ब्यास, झेल से झेलम और रा से रांची, ची से चिनाब। ये 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। और दोस्तों 2016 के एनटीपीसी परीक्षा में पूछ लिया था कि ये जो है 5 नदियां पंजाब की, ये जा करके सिंधु नदी से कहाँ मिलती है। तो दोस्तों पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट, और मिठानकोट में जा कर के ये 5 नदी सिंधु नदी से मिल जाती है। 5 नदी आती है यहाँ मिठानकोट में, ऐसे ऐसे करके 5 नदियाँ मिल जाती है। तो ये याद रख लीजिएगा कि पंजाब की 5 नदियाँ जो है ये सिंधु से जा कर के मिठानकोट में मिलती है। और सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब नदी है। ये भी कई बार पूछा गया, चिनाब नदी। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों के लिए फिर अगला पार्ट से लेकर के आऊँगा। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न सीखने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आप अपने तैयारी में लगे रहिए। मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, आप लोगों को बहुत ऐसा चीज़ दूंगा जो आप लोगों के परीक्षा में A to Z लड़ेगा। ध्यान रखिएगा, A to Z लड़ेगा ही तो लड़ेगा। चलिए, आप सबों का धन्यवाद है दोस्तों।